हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिड डे मील क्लासेस में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट में, भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने 3 योजनाएं कवर की थी, 3 पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत की। तो हम सारी पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम कुछ ऐसी जो करने वाले हैं जो मेन है एक तरीके से। तो एक पंचवर्षीय योजना ऐसी भी आती है जिसके अंतर्गत हरित क्रांति को लागू किया गया था। उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है हरित क्रांति का, तो उसको हम उसी चैप्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है, हरित क्रांति वाले चैप्टर में अभी हम देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय। 3 योजनाएं हमने कर चुकी है, बीच की योजनाएं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है या फिर पेपर में नहीं पूछी जाती वो हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली, यानी 1985 से 1990 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना था ताकि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई। यानी कि इस योजना के 7वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स मतलब निजी क्षेत्र है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में, सार्वजनिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में अधिक प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी गई। किसको? प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को। ठीक है, क्यों दी गई? क्योंकि जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनका जो हम कह सकते हैं कि तो ज़्यादातर घाटे में थी। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट को सही करने के लिए जब प्लानिंग बनी तो यही निष्कर्ष निकला कि हमें जो ज़्यादातर कंपनीज हैं, ज़्यादातर सेक्टर्स हैं, उसको किसके हाथ में दे देना चाहिए? निजी क्षेत्र में। क्योंकि निजी क्षेत्र का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी का देखें, और वहाँ पर जो काम की जो जिम्मेदारी है उसको सही से बांटा जाता है और उसका हिसाब रखा जाता है। तो इस वजह से जो निजी क्षेत्र है उनका प्रॉफिट अच्छा होता है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बड़ी होती हैं। तो इसको इम्पोर्टेंस दी गई निजी क्षेत्र को। यह योजना क्या रही? सफल रही। ठीक है, यह योजना सफल रही। अगली बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का लक्ष्य रखा गया। यानी कि कैसे रखा गया? इसका जो मोटिव था वो क्या था? मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट एक शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि बताइए मानव संसाधन विकास क्या है। इसको हम शॉर्ट में समझें तो मानव यानी मनुष्य, संसाधन का सिंपल सा मतलब होता है वह चीज़, वह ऐसा फैक्टर जिसके माध्यम से मनुष्य के विकास में, यानी कि मानव जीवन के विकास में मदद मिले। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड को अच्छा बनाया जा सके। और तो पूर्व ओवरऑल को समझे तो मानव संसाधन विकास का मतलब है जो मनुष्य के विकास में संभव है। जैसे रोजगार मिलेगा तो मनुष्य एक बेहतर संसाधन बन पाएगा, अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। शिक्षा मिलेगी तो देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि ओवरऑल पूरी कंट्री का जो स्वास्थ्य है, वो लोगों का स्वास्थ्य वो अच्छा हो सके और वो उत्पादन में अच्छा योगदान दे पाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। ठीक है, नई, इसकी ये भी पूरा एक अलग से चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1992 के आसपास नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 मेन फैक्टर्स, 3 चीज़ें, नीतियाँ लागू की गई भारत में। ठीक है, ये हम पूरे पढ़ेंगे। यह योजना सफल रही तथा विकास दर 6.8% हासिल की गई। यानी कि डेवलपमेंट रेट था वो क्या था? 6.8% हासिल की गई। ठीक है, ये हमने कौन सी योजना पढ़ी? 8वीं। ठीक है, अगली है 9वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसको डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप इससे नेट पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इसका आप सन देख लीजिए एक बार, 1997 से 2002, 10वीं का जो था 2002 से 2007, 11वीं से 2007 से 12 और 12वीं 2012 से 2017।
तो उसके बाद हम जैसे पढ़ा कि उसमें संशोधन कुछ रिफॉर्म्स किए गए, उसका नाम क्या गया, नीति आयोग कर दिया गया, जो नई गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो नई गवर्नमेंट ने जो है इसका नाम नीति आयोग कर दिया, उसमें रिफॉर्म्स किए गए। तो ये थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। आगे जो पंचवर्षीय योजनाएं जो बीच बीच में छूटी हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें जो मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो अलग से पूरे चैप्टर के रूप में है। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा जाता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है आलोचनात्मक, आलोचना का मतलब होता है सिंपल उसकी प्लस और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बताने हैं, ठीक है। ये सिर्फ आलोचनात्मक मूल्यांकन का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ उसके नेगेटिव पोर्शन ही बताना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या लगता है कि आपको जो सही है और जो चीज़ नहीं हुई है, यानी कि नेगेटिव है, उनको बताना है। तो उपलब्धियां और विफलताएं क्या है पंचवर्षीय योजना की, वो बतानी है। तो पहला देखें तो योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना रहा। जैसे हम जानते हैं कि उद्देश्य ये भी देखा गया था कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तथा इनमें वृद्धि भी हुई। अकॉर्डिंग टू द गोल के अकॉर्डिंग इनमें वृद्धि भी हुई, जो लक्ष्य रखे गए, परंतु अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो सका, वृद्धि हुई लेकिन जितनी अपेक्षित थी उतनी वृद्धि नहीं हो सकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में समझे तो हमने यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी एक तरीके से तारीफ की, एक तरीके से उपलब्धि भी बताई कि इसमें वृद्धि हुई। फिर हमने बाद में इसमें इसकी विफलता भी गिनाई, यानी कि उसका आलोचना भी की परंतु अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो इसी को हम बोलते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की योजना कई क्षेत्रों में सफल रही, ठीक है। यानी कि अर्थव्यवस्था को जो लक्ष्य रखा गया था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए, देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसके लिए कई क्षेत्रों में सफल रही। कई क्षेत्रों का मतलब है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जिनमें सफल रही, ठीक है। चाहे वो कृषि की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उसमें सफल भी रही, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिनमें सफल नहीं रही। इससे यही पता चल रहा है, ठीक है। तीसरा, तीव्र औद्योगिकरण के कारण पूंजी आयात पर बल दिया गया। तीव्र औद्योगिकरण का मतलब देश में तेजी से जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि या फिर नई नीतियां लागू की गई तो औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा, इंडस्ट्रीज लगाई गई देश में, ठीक है, बेसिक्स इंडस्ट्रीज लगाई गई, तो इस वजह से पूंजी आयात पर बल दिया है। पूंजी आयात मतलब इन्वेस्टमेंट, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें, बाहर के देश इन्वेस्टमेंट करें, जिससे भुगतान शेष प्रतिकूल हो गया। तो इससे जब इन्वेस्टमेंट तीव्र औद्योगिकरण के कारण थी, अब इस लाइन को ढंग से समझे तो क्या है इसका मतलब, औद्योगिकरण करना था। औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए, पूंजी, यानी कि पैसा चाहिए, और पैसा भारत के पास इतना तो है नहीं, तो बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट जब लिया गया तो इन्वेस्टमेंट वापस भी करना है, जिससे इन्वेस्टमेंट जब लिया जाता है, ठीक है, वापस करना ना करना वो तो बात की बात है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट लिया जाता है तो जो BOP है वो कैसे में चल जाता है, एक तरीके से मायने उधारी हम पे चढ़ जाती है। तो उधारी चढ़ने से क्या हो जाता है, BOP प्रतिकूल हो गया। औद्योगिक विकास पहले की तुलना में सफल रहा, ठीक है, यानी कि जो औद्योगिक विकास की दर थी वो बढ़ी तथा इसमें FDI को देश में लाने का कार्य भी किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI यानी कि विदेशों से निवेश, उसको देश में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, ठीक है, जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए और देश में इंडस्ट्रीज लगी, निवेश आया, उसमें पैसा लगाया गया, तो देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। अगला, रोजगार प्राप्ति का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका। जो जितना एक्सपेक्टेड था उतना प्राप्त नहीं किया जा सका। एक तरीके से हम आलोचना कर रहे हैं, परंतु काफ़ी हद तक बेरोजगारी कम की गई, लेकिन जो बेरोजगारी थी उसको कम भी किया गया। जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बेरोजगारी को कम किया गया। तो हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अच्छे पॉइंट्स भी बता रहे हैं और जो पॉइंट्स नहीं हो पाए यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स वो भी बता रहे हैं। लास्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या आय की असमानता है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके अंदर मेन फैक्टर क्या है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम असमानता, किसकी, आय की असमानता। जैसे हमने बात की कि कुछ लोगों की इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं कुछ लोग, अन्य लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है एक तरीके से, ठीक है। इनकम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये
एक तरफ के लोग यानी कि एक तरफ के जो लोग हैं देश के वो तो अच्छा डेवलपमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जिनकी आय बहुत ही कम है वो अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नहीं बढ़ा पाते, अच्छा नहीं कर पाते और गरीब पे गरीब रह जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आय की असमानता है, एक अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि आज आय की असमानता क्या है। सिंपल सा है, पंचवर्षीय योजनाओं के कारण उन लोगों को इसका अधिक लाभ मिला जो पहले से ही समृद्ध थे। यानी कि बात करें तो जब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया तो बहुत सारे जैसे कृषि में विकास करना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना यानी कि औद्योगिकरण करना, इन सब चीज़ों को लागू किया गया। लेकिन इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए चाहिए क्या? पैसा चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप कृषि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज लगा पाएंगे। तो पैसा कौन लगा पाएगा? जिनके पास पहले से ही पैसा है। ठीक है, तो वो जिनके पास पहले से ही पैसा था वो तो और ज़्यादा समृद्ध हो गए, यानी कि और ज़्यादा पैसे वाले हो गए। तो लेकिन जिनके पास पैसा था ही नहीं, उनके पास पैसा लगाने को नहीं था, वो वहीं के वहीं रह गए, उनमें से कुछ ही आगे बढ़ पाए और ज़्यादातर वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण उन लोगों को इसका अधिक लाभ मिला जो पहले से ही समृद्ध थे। ठीक है, जिनके पास पहले से ही अच्छा पैसा था, जिससे आर्थिक असमानता और बढ़ गई। तो इससे जिनके पास पैसा अच्छा पहले से था उनकी इनकम और बढ़ गई, उनका पैसा और बढ़ गया, और जिनके पास था नहीं उनके पैसा वहीं का वहीं, तो इससे असमानता, उनका गैप और ज़्यादा बढ़ गया। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति में योजनाएं असफल रही। तो आय की असमानता कम होने की जगह जो लक्ष्य कम होना रखा गया था आय की असमानता का, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें जो योजनाएं थी वो असफल रही। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, उसकी उपलब्धियां बताई, विफलताएं बताई। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो निष्कर्ष हम बात करते हैं लिखते कैसे हैं शॉर्ट में। निष्कर्ष लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक तरीके से इन्हीं जो पॉइंट्स आपने बात की आलोचनात्मक मूल्यांकन, इन्हीं को एक तरीके से इसको शॉर्ट में समरी टाइप की लिखना है। इसको निष्कर्ष ये हम ऐसे बना सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को जब लागू किया गया तो इसके अंतर्गत अनेक तरीके के लक्ष्य रखे गए, जैसे कि देश में रोजगार, शिक्षा का विकास करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। देश के कई क्षेत्रों में इसको प्राप्त भी किया गया, परंतु कई ऐसे क्षेत्र भी थे जिसमें कि हम असफल रहे ऐसा करने में। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हम जो भी योजनाएं बनाएं उसको सही प्रकार से लागू करें ताकि देश में जो है आर्थिक विकास और देश का जो विकास है वो सही प्रकार से हो। तो निष्कर्ष आप अपने लैंग्वेज में बनाने की ट्राई कीजिए कि इन्हीं पॉइंट्स का उपयोग करके जो हमने अभी पढ़े इनका उपयोग करके आप कोशिश कीजिए कि निष्कर्ष बनाने की, और हर एक क्वेश्चन लेकर उसको डेली प्रैक्टिस जरूर करें लिखने की कि आप एग्ज़ाम में उसका पैटर्न कैसे रखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम में लिखते कैसे हैं। क्योंकि सिर्फ लर्न करने से या समझने से नहीं होगा, लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिखने की प्रैक्टिस डेली करें एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर किया कौन सा? भारत में आर्थिक नियोजन। अब इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे चैप्टर और निकल के आते हैं, हरित क्रांति जैसे, और नई आर्थिक नीति क्या है, ये सब चैप्टर अलग से हैं पूरे, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।